खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं शहजाद साहब। कुछ खबरें। तोशा खाना में जो सज़ा हुई है वो बड़ी सख्त सज़ा है, यकीनन और कानून के मुताबिक ही होगी। ये अब आगे फैसला बड़ी अदालत ने करना है, मगर जो उसमें बेंच मार्क बनाए गए हैं अगर उनको फॉलो किया गया, जो आज हम आपको बताएंगे और शायद किसी हद तक मीडिया पर ये बात आ भी चुकी है, तो उस पर कौन कौन पूरा उतरता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बज़ाहिर वही जुर्म किया है जो जुर्म इमरान खान साहब से हुआ है या सरजद हुआ है। पीटीआई की अब क़यादत कौन करेगा, वो अंदर हैं तो कौन इससे उनका बने फेस होगा। इसके साथ ख़बरें ये भी गर्म है कि सियासतदान नहीं बल्कि कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, और जो पाकिस्तान की मुबैना माशी सूरत हाल है, इस हवाले से इलेक्शन अभी कहीं हमें ज़्यादा करीब नज़र नहीं आ रहे। इस किस्म की बातें हो रही हैं और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ये बातें घूम फिर भी रही हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद असम्बली तहलील होगी और सवाल वही कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मगर भट्ट साहब तोशा खाना की तरफ आते हैं। अब जो सज़ा खान साहब को हुई है वो हुई है बेसिकली ख़रीदने के मामले में नहीं हुई। उनको सज़ा हुई है कि उन्होंने अपना जो डिक्लेरेशन है, ये जो एसेट्स का डिक्लेरेशन है, उसमें उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब इंसिडेंटली अगर हम देखें तो 2-3 मिसालें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर 2015-16 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ 9 करोड़ की मालियत के तोहफे ख़रीदे 1 करोड़ 84 लाख रुपए में, और फिर उन्होंने आगे अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कोई लिए थे तोहफे खासे, और वो भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब के भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ का जो 23 लाख दे के उन्होंने लिए थे। तो ये भट्ट साहब ये तो एक लंबी लाइन लग जाएगी नाअहलियों की। दुरुस्त बात है काजी साहब, एक ट्रेंड सेट हो गया है। जी। ट्रेंड ये सेट हुआ है कि जो तफसीलात हमने पढ़ी हैं, जो सामने आई हैं तोशा खाना केस में, उसमें जो वाज़ह तौर पर सामने आया कि अशिया जो हैं वो असासे ज़ाहिर करने का जो म्यार तय किया गया है, अब इस पर कई अरकान पार्लियामेंट को भी सज़ा हो सकती है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो पहले से जो केसेस चल रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर भी चल रहे हैं। नैब के हवाले से अगर आप बात करें, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि आसिफ अली जरदारी साहब ले सकते हैं गाड़ियाँ, उन पे भी केसेस जो है वो इस वक्त जो है वो नैब में ज़ेर समात है। अब सवाल ये है कि अब जैसे पनामे में आपको याद होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़र्क किया गया था, हालांकि 400 लोगों के नाम थे। बिल्कुल, आप हमारे 435 अफराद के मुझे नाम है याद है। 435 में से ऑफशोर कंपनियों में से सिर्फ फर्द वाहिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था 435 में ये जो फारग हुए थे। अब ये सेम एक जैसा सलूक मैं समझ रहा हूं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ हुआ है। जैसे 435 में से एक शख्स नाअहल हुआ था, तोशा खाना केस में भी काजी साहब उसी तरह ये अकेला। सवाल एक ये है कि जो प्रेसिडेंट सेट किया है सेशन कोर्ट ने, अगर ये फैसला अप होल्ड करती है हमारी सीनियर जो अदालतें हैं, तो ये तो सारे अंदर हो जाएंगे जिन्होंने। अच्छा, उसमें ये भी उन्होंने फरमाया है कि अगर आपने तोहफा लिया है और किसी को दे दिया है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को आपने बेच दिया है, आगे आपने इवन उसको तोहफा आगे किसी को तोहफतन दे दिया है, तो आप यू आर बाउंड टू डिक्लेयर इट। तो क्या फिर ये अब हमारे साथ होंगे कुछ मोअज़्ज़ज़ जो लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन भट्ट साहब ये तो फिर एक दरवाज़ा काजी साहब, असल में कहानी सादा अल्फाज में ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में फॉर्म बी है, वो फॉर्म बी जो है वो जमा करवाना है। वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान हो, इन्होंने बी फॉर्म जो है वो अपने पास रख रही हैं, दूसरों को मुंतकिल करने का ये क्लियर कट है उसमें। तो फिर इस हिसाब से तो फिर सारों का जो है वो एक सीक्वेंस में नाम तो फिर आएगा। आपको खाकान अब्बासी साहब का एक शॉट इसी हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का उनका शॉट सुनते हैं। अच्छा, अब वो मान ही नहीं रहे, वो कहते मैंने किसी को दे दिए। बस एक तो मैं समझते हैं कि मैं, अच्छा, अब इमरान खान को बैन ही इसी बात की सजा हुई है। क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं कर रहे शायद खाकान अब्बासी साहब कि जी ले लिया, दे दिया, बेच दिया, दोस्तों को तोहफतन दे दिया, इस तरह नहीं है। आपने जो तोशा खाना लिया है काजी साहब, जो आपने घड़ी ली है या बॉल पेन लिया है या मसल्ला लिया है, आपको वो फॉर्म बी में जमा करवाना होगा, वो बताना होगा। वो आज तक तो किसी ने ये चीज़ को क्लियर नहीं किया। अब बात यह है कि एक ट्रेंड सेट हो गया है, लेकिन बात यह है अक्रॉस द बोर्ड हम चाहते हैं कि इंसाफ हो।
हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं है, कोई सियासी पार्टी नहीं कहा साहब ना आपकी है ना मेरी है। हम तो ये चाहते हैं कि सीधा सीधा जिस तरह बट साहब मैं तो ये तो हमारी ख्वाहिश भी है, और मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा कि इस कानून को पहले दिन अगर हम में कोई होती ना आंख में हया, तो हमें ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं इसकी एक वजह बताता हूँ आपको बट साहब, वो क्या है। पाकिस्तान की रियासत भी दूसरे मुल्कों के लोगों को तो तहफ़ देती है। वो क्या ये अपनी खीसे से ख़रीद के देते हैं? वो आपके मेरे टैक्सों से देते हैं। ठीक है, हमारे हमसाए में मोदी ने, उसका एक क्लिप मौजूद है अगर आपको दिखा सकें हमारे पास हो तो, जिसमें उन्होंने को तकरीबन कितने 100 करोड़ों अरबों में था कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरे तोहफे मिले, मैंने वो इकट्ठे करके बेचे, उनकी नीलामी करवाई और नीलामी करवा के किसी रियासत के किसी इदारे या फलाई इदारे उसको दे दिए। यार आप अरबोंपति लोग हो, दुनिया के हर दारुल खिलाफे में आपके 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 महल नुमा घर हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की खातिर यार हमें हमारी बदनामी और सड़क पे गंदे कपड़े धो रहे। ये सुने, ये जरा मोदी साहब को सुन लें, जिनके बड़ी हम तनकीद और बजा तौर पे करते हैं तनकीद जो उनके गलत इकदाम होते हैं या हैं, ये सुनिएगा। अब बट साहब एक बात है, हमें जो दुख इनसे मिले हैं, जो दर्द इन्होंने हमें दिया है कश्मीर, वो सब हमारा, मगर 550-600 बिलियन डॉलर को ये प्रिजाइड ओवर करता है ये आदमी बैठ के, तो कोई फ़र्क तो होगा। यानी आप अपना, हमें आईना देखना चाहिए बट साहब, ये नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल आईना देखना चाहिए, लेकिन हमें कंपैरिजन करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। उनकी जमहूरियत कितनी मजबूत है, हमारी जमहूरियत कितनी मजबूत है। यार आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि हम में से वो ज़्यादा लालची हैं या काजी सईद ज़्यादा लालची है? नहीं, काजी सईद लालची नहीं है, लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी ने किया था वो उसने तरामीम करके आसफ जरदारी को गाड़ियां फराहम की थी, और उसी वजह से नैब का केस जो है वो काजी साहब मौजूद है। इसी तरह नवाज शरीफ के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी बड़े बड़े केस देखे हैं, यहाँ पर उम्रें गुजर गई केस होने, वो फर्द जुर्मी आयद नहीं होती। लेकिन कुछ लोग आज इसका भी जिक्र कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी। अब इस सजा के बाद तो क्या मजीद भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? बस सुनिए वो क्या फरमाती रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा, गलत सजाएं खत्म होंगी। वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। तराजू है, उसके दोनों पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। अच्छा चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इनको भागना नहीं चाहिए। मगर भट्ट साहब, ये जो अभी 2 नतीजे आए हैं पेशावर के, आपने देखा, एक हवेलियाँ से आया है और एक और आया है, तो इसमें तो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इससे शायद इलेक्शन तो सरकार नहीं करवाएगी। मगर सवाल ये है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है अब दूसरी तरफ से भी आएगा। अब वो कहेंगे जी लेवल प्लेइंग फील्ड करें, जिस पे आपने इनको नाअहल किया है किबला इमरान या पीटीए के चेयरमैन जो हैं, और यकीनन मैं समझता हूँ कि उनको एक हाई मॉरल ग्राउंड इख्तियार करनी चाहिए थे। उन्हें आते ही ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए था। वो आप मेजॉरिटी में थे, कानून बना देते और ये ख़त्म कर देते, वंस फॉर ऑल ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता, बजाय इसके कि ये बात आगे बढ़ी। पर चले, गंदे कपड़े अगर चौक में धुले हैं तो बड़े बड़े आला नफीस लोगों के नाम भी तो सामने आ रहे हैं ना। 11 करोड़ का तोहफा 1 करोड़ 84 लाख में लिया गया, और ये कि बिल्कुल ऐन कानूनी है, कानून के मुताबिक है। आपको नौकरी देना, आपको राइट देना, वो कानून के मुताबिक नहीं है, हालांकि उसका भी कानून है, आइन में वो लिखा हुआ है। हमें तो तुम वो राइट्स नहीं देते जो आइन में लिखे हुए हैं, और खुद तोहफे लेके है, भले कानून है, लेकिन बट साहब तो डिसेंट बंदा लेगा ये जो करते हैं। ये सारी बातें आपकी दुरुस्त है काई साहब, लेकिन जो इंसाफ की बात है और जो मरियम नवाज साहिबा ने अभी बात की है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, वो बात दुरुस्त है। लेवल प्लेइंग होना चाहिए, इंसाफ की बात है। अगर मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ भी था, ये भाई साहब भी थे, उनको भी उतारा गया था। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 435 अफराद में से कल्ला मोहम्मद नवाज शरीफ ही क्यों था, बाकी कहाँ गए? काई साहब मैं बट साहब में से अगले की बात करता हूँ। यहाँ पे
जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गए। यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हो जाती है। यहाँ पे मियाँ साहब की बार बार गवर्नमेंट हटा दी जाती है। यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट हटा दी जाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा इमरान खान ने दी थी, वो केस इमरान खान ने इंस्टीट्यूट किए थे, एक इंडिपेंडेंट अदालत था ना। ये कब इनको अक्ल आएगी कि यार ये आज एक की बारी कल दूसरे की बारी, तो ये इस पर कोई अक्ल शऊर की सोचने की ज़रूरत है या मैं फजूल बात कर रहा हूँ? नहीं, फजूल बात की बात नहीं है, बात असूल की है काजी साहब। बात सिर्फ ये है कि जो सलूक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आपने बात बहुत, आप कमाल उस्ताद है ना हमारे, बात तो पलट दिया आपने, मेरी बात का जवाब दिया नहीं कि 435 में से एक शख्स को सजा हुई, क्यों हुई, इसका जवाब गोल कर दिया। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ, गोल कर देता हूं। इसका जवाब दे। अच्छा, इसका जवाब मैंने कल भी दिया था अपना बाजवा साहब के प्रोग्राम में, जो हमारे अकबर बाजवा साहब। हुजूर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरी अमानतों का अमानतदार होता है। वो जो 300-400 आदमी थे वो प्राइवेट लोग थे, बिजनेसमैन थे। अगर उसमें कोई सियासतदान था, जज था, तो होनी चाहिए थी। मगर जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, जिसने हल्फ कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठाया हुआ है कि मेरी अमानतों में वो खयानत नहीं करेगा, तो वो उसके बारे में मैं ज्यादा कंसर्न हूं। बाकी अगर किसी ने बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये है इंसाफ जो आज आपने बात ही क्लियर कर दी। इसी तरह मेरा साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त नाहल हुआ है, इसको भी चाहिए था अपने घर में नॉक करना। हाँ, अगर घर में नॉक नहीं किया और घर में गड़ियां बरामद हुई और जुल्फी बुखारी, वो सारी लंबी कहानी हुई है, तो फिर मेरिट पे इंसाफ तो हुआ है ना। साहब, मैं कब कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं इसको मेरिट के अदम मेरिट पर कहने वाला? मैं तो ये कहता हूं कि इसने एक दर और खोल दिया है, और वो दर ये है कि आपके हालिया जो मिनिस्टर हैं और एक जो क्या नाम है वजीर दिफा है, उनका एक करोड़ का तोहफा कोई मेरे ख्याल में 23 या 32 लाख में लिया उन्होंने, तो और डिक्लेयर नहीं हुआ। एक ये अगर जुर्म है, और जिस तरह सेशन कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया फिलहाल ये जुर्म है, जब तक कि ये ओवरटर्न नहीं हो जाती, तो ये तो सबकी लाइन लग जाएगी। तो अच्छी बात है ना, ये लाइन लगनी है ना। ये तो असूल की बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस मुल्क की मौशियत जितनी गिर गई है, हमने इसको जिस तरह दीमक की तरह मुल्क को चाट लिया है, उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें मेरे साफी भाई भी शामिल है जिन्होंने गड़ियां ली हैं। वो साफी कहाँ हैं काजी साहब? वैसे उनको भी नाअहली हो सकती है कि आप आइंदा टीवी अपीयरेंस नहीं कर सकते, या टीवी अपीयरेंस करेंगे तो जिस पार्टी के दौर में आपने ये वो तोहफे लिए हैं उसका स्पोक्स पर्सन बन के आओ यार। हाँ, उनके कोई हर्ज नहीं है, आप तोहफे पहने, 2-2 3-3 घड़ियां पहने, अगर आपको कोई देता है, आपकी साफ्त की जो क्रीडेंशियल्स है और जो आला तरीन साफ्ती में यार आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह की हैं, जिसकी वजह से आपको मैं समझता हूँ आप डिज़र्व करते हैं, आपको यानी उसके मुस्तहिक थे। मगर भाई फिर आके इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बन के ना बैठा करो। तो फिर ये है बात काजी साहब, इस वक्त जितनी मौशियत गिर गई है हमारी, आप देखें मरदमशुमारी देख लेना, 3 करोड़ से ज्यादा तो आबादी बढ़ गई है भाई, वसाइल है नहीं हमारे पास, 21 से 24 पे आ गई, 3 बढ़ गई। अच्छा, सवाल अब ये है कि इन हालात में भी काजी साहब हमने लोगों को मंजर आम पे ना लाया, तो पाकिस्तान को कैसे बचाना है? इस बात को आगे लेके जाते हैं। आज आप बड़ा मजा आता है आपसे बात जब भी करते हैं। ये जो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को 5 करोड़ का प्लाट जो आप 25 का हो गया मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में, वो 30-30 करोड़ का मिलता है, वो किस चक्कर में मिलता है? ये बाकी पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि आप भी कुछ ले लें, मेरे बड़े प्यार करने वाले मेरे अजीज हैं। वो आपके दोस्त आए थे आपके पास? नाम नहीं लेते? नहीं, प्लाट पीएम साहब ने सामने बैठ के कहा। अच्छा जी। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर, जब इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों को प्लाट का हक मिल जाएगा तो मैं भी ले लूँगा। तो बात ये है, चले मैं आप अपनी बात कर गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बात, और मैं कोई अमीर आदमी नहीं था ना हूँ, बड़ा ज़रूरतमंद आदमी हूँ। तो बात ये, इनके पास तो दौलत के अंबार हैं और फिर कहते हैं 20% कानूनी तौर पर हम ले गए हैं। यार कोई इंटेग्रिटी, वो देखो मोदी जिसको हम क्या क्या नहीं कहते, बुचर ऑफ हैदराबाद, क्या है बुचर ऑफ कहाँ का था ये रहने, वहाँ उसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ अपनी हमारी क्या हालत, ये हमारी मसला है। अगर आप कायदे आज़म जाते हुए क्या कर गए थे आपको पता है? उनके पेन में जो स्याही थी सरकारी, आखिरी दिन उन्होंने उसको वो भी निकाल के जाते थे कि यार ये सरकार की है, हम किन के थे औलादें और एक किन्ना दे पल्ले पे वास्ते ये भट्ट साहब। काजी साहब, जब इख्तिताम होने लगता है ना फिल्म का, तो फिर मंतकी इंजाम को चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। जितनी करप्शन बढ़नी थी बढ़ गई। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर रहमत अल्लाह पाक बरसा रहा है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर लहर बहर होगी। वो लहर बहर नहीं होगी जो वो कहते थे 2 लाख की नौकरियां मिल जाएंगी, 4 लोग बाहर से आ जाएंगे,
10,000 घर बन जाएगा। रियल में आपकी ज़राअत, गरीब आदमी बिजली का बिल दे लेगा, पेट्रोल डलवा लेगा। आपने गरीब आदमी की क्या औकात होती है? बस इस गरीब आदमी की स्वीट डिश एक चाय की प्याली है और उस पर भी डाका मार देते हो। एक चम्मच चीनी की वो बेचारा स्वीट का अपना जो थोड़ा मजा लेता है उसमें भी काजी साहब गरीब तो रुल गया इस वक्त। तो फिर गरीब तो खुदकुशी करने पे बताओ ना, ये अरबों के मालिक, खरबों के मालिक, यहाँ बैंकों के मालिक हैं, ये क्या क्या इनकी जायदादें हैं, और फिर कहते हैं 20% तो कानूनी तौर पर मैं ले गया था। तो अल्लाह की रहमत से ये आएगी ना, लिस्ट बनेगी ना, यही तो मैं आपसे। और नहीं काजी साहब, आप पहले भी कहते थे कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। मैंने आपको कहा था डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं अपने मौके पे आज हूं। ये जितने सरगुने हैं ये इंशाल्लाह ताला पाबंदे सलासल एक नहीं बाकी भी होंगे। नहीं मैं बट साहब मैं वैसे कह रहा हूँ, कानून तो जो मर्जी आप बना लें। यहाँ पे आप तौहीन बदउनवानी का कानून बना लें तो मैं की कर लेना है, क्योंकि 15 बंदे तो टोटल होते हैं असेंबली में और कानून पास हो जाता है। पता चले कि बदउनवानी के खिलाफ जो बात करेगा अंदर करा देंगे। मतलब इतने सारे तो आज फिर उसको बुरा जरूर कहें जो असम्बलियां की बेतौकीरी करके जिसने कहा मैं इस असेंबली पर लानत डालता हूं, उस शख्स के बारे में क्या राय है आपकी? सब बात ये है, वो तो फिर अपने ऊपर लानत डालने वाली बात है ना। आप उस असेंबली का हिस्सा हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट। यस। और उसमें अगर उसमें कोई कमी खामी है, असेंबली तो एक पत्थर की बनी हुई इमारत है ना, मुकद्दस है हमारे लिए, मगर क्योंकि अवाम के वोटों से वहां लोग जाते हैं। लेकिन अगर वो उसकी बेतौकीरी करते हैं तो आप करते हैं। असेंबली क्या करती है? असेंबली जाती तौर पर असेंबली का गौसलखाना जो है वो रिश्वत लेने चला जाता है। एक पत्थर की इमारत है ना जो हमने खुद बेतौकीरी की, तो उसमें उसकी तौकीर किससे होगी? तोशाखाने के माल लेने से होगी, तोशाखाने का माल 20% में अंदर करने पे होगी, और फिर उसको डिक्लेयर ना करने पे होगी। तो इज्जत जो आपकी है ना भट्ट साहब, और जो हमारी, हम चाहते हैं बहाल हो। असेंबली सुप्रीम है, असेंबली जो है मुकद्दस हैवान है। इस मुकद्दस ऐवान का जो तकद्दस है, इसको जो है वो उसको मुतासर ना किया जाए। ये तो हम आपसे भी कहते हैं। मगर भट्ट साहब हम इसी पे रहते हैं, आगे चलते हैं और आगे भी चलते हैं। अब ये खान साहब अभी है मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा सा, तो ये अब जाहिर है इस पे एक्शन होना चाहिए, और इस बात पर भी भट्ट साहब एक्शन होना चाहिए कि जो सरकारी मुलाजम नहीं थे, देखो ना, सरकारी मुलाजम या जो ऑफिस होल्डर है उसको तोहफा मिलता है ना, ये साफियों के किस चक्कर में दिया है? भट्ट साहब आप बताएं ना मुझे। सर दिले बेरहम मुफ्त माल मुफ्त नहीं इस तरह नहीं था, वो था माल मुफ्त दिले बेरहम, ठीक है, माल मुफ्त नहीं था। भट्ट साहब उसके लिए जब हमारे सफ़ीर वहाँ जाते हैं, जब हमारे डिग्नेटरीज जाते हैं, तो मेरे और आपके जो पैसों से तोहफे ख़रीद के दूसरी रियासतों में उनके डिग्नेटरीज को दिए जाते हैं। और देख लें हालत हमारी ये है कि 1.5-2 बिलियन के लिए इस साल में अभी स्टोरी देख रहा था, शायद डिस्कस करने का मौका मिले ना मिले, तकरीबन $1 बिलियन की तो हमने दाल ही जो है वो इम्पोर्ट कर ली है। हालत हमारी ये है, और ये हम करते फिरते हैं। और मैं समझता हूँ कि वैसे दाल अमीर आदमी खाता है आजकल, दाल कोई आम चीज़ नहीं है। वो दौर गए जब वो गरीब आदमियों के घर में दाल पकती थी, जिसके घर में आजकल दाल पकती, खुश नसीब है। एक है ब्रेक जाते हैं और वापस आके देखेंगे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की आवाज़ें आ रही हैं, और इलेक्शन जो है वो लगता है कि अब ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसके बाद इस तनाजुर में भी लोग यही एनालिसिस कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन अभी कुछ हमें सूट नहीं करता एक अरसे तक। तो क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन PTI के वकील जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब ने। थैंक यू वेरी मच नईम हैदर साहब। हजूर आप कल परसों तो शायद आपकी मुलाकात ना हो सकी, आज गालिबन मुलाकात हुई है। एक तो खान साहब की यानी बताइए क्या गुफ्तगू हुई, और वो हाई स्पिरिट्स में हैं, और आपका अगला लाहेअमल क्या होगा ये जो फैसला है इस ज़मन में, जनाब नईम हैदर साहब? गुजारिश ये है कि खान साहब इस वक्त बड़ी ही उन्होंने बुरी हालत में रखा हुआ है। वहाँ पर वाशरूम तक जो है वो प्रॉपर नहीं है। एक टॉयलेट सा ओपन है जो कि वहीं पर मौजूद है, जो एक कमरा बना हुआ है, कमरे के अंदर ही एक वो टॉयलेट बना हुआ है, उसका कोई दरवाज़ा नहीं है। और वहाँ पर कीड़े रात को मौजूद होते हैं, दिन को वहाँ पर मक्खियाँ होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन है वहाँ पर। खान साहब को प्रॉपर खाना जो है वो नहीं दिया जा रहा। खान साहब को प्रॉपर वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के हवाले से कोई चीज़ नहीं दी जा रही। कोई डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, कोई लॉयर की एक्सेस नहीं है,
कोई वहाँ पर जो है उनकी फैमिली का मेंबर नहीं मिल सकता, और बड़ी ही बैड हालत में है खान। अच्छा, आप अब जब गए आज तो कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको, और फिर क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, आज जब मैं गया हूँ तो वहाँ पर तकरीबन जो है मुझे तकरीबन 12 बजे मैं पहुँच गया, और 12:30 बजे मुझे अंदर ले गए, और 12:30 से लेकर 1 घंटा मुझे वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया। एक कमरा था जिसके अंदर 2 पखे लगे हुए थे, और वहाँ पर मैं बैठा रहा, और उसके बाद खान साहब आए हैं और खान साहब से फिर मुलाकात हुई है। खान साहब से जब आए हैं, जब मुलाकात हुई है, और खान साहब को तैयार करते रहे 1 घंटे में, और जब वो आए हैं तो उन्होंने सारी पोजीशन मुझे बताई कि मुझे वहाँ पर मुझे कुरान पाक पढ़ने का जो है वो मौका मिल गया है, वहाँ पर मुझे जो है वो इबादत करने का मौका मिल गया है, लेकिन जान-नमाज़ को बिछाने के लिए भी कोई वहाँ पर जो है इतनी जगह तंग है कि वो भी मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं गुलामी नहीं मानूंगा, मुझे सी से डी में डाल दें, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ जिस जगह पे हूँ। मेरी कोई किसी जगह के ऊपर कोई चेंज नहीं हुई कि मैं झुक जाऊँ, मैं डर जाऊँ, मैं डटा हुआ हूँ। किसी तरह से मुझे ये झुका नहीं सकते। और गैर कानूनी मेरी गिरफ्तारी हुई है, दूसरी दफ़ा इसी तरह से मुझे गिरफ्तार गैर कानूनी तरीके से किया गया है। पहली जो गिरफ्तारी थी वो भी इसी तरह से थी, और आज की गिरफ्तारी भी इसी तरह से है। और तो अब आप क्या आगे क्या लीगल रेमेडी जो भी आपके पास है, आप कब कहाँ जा रहे हैं आप, और क्या अपील? आज 1 दिन की डिले पहले हम इस वजह से कर दी गई है कि आज हम बेसिकली यहाँ पर चाह रहे थे कि आज पावर ऑफ अटॉर्नी सुबह जल्दी साइन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें जानबूझकर लेट किया गया, हमें जानबूझकर जो है 12:30 बजे के करीब इजाज़त दी गई। आज के 1 दिन हमारा ज़ाया होगा। कल इंशाल्लाह हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाएगी। कल हम वहाँ पर ये फाइल करके और इंशाल्लाह जल्दी फिक्स करने की वो इस्तदा होगी कि इसके ऊपर डिसीजन आए। और आमिर फारूक साहब के हवाले से स्पेशली उन्होंने कहा है कि मेरा केस ये ना सुने, इनसे मेरा केस ट्रांसफर किया जाए। जी, आपको खान साहब ने कहा है? जी, जितनी दफ़ा इन्होंने मेरा केस सुना है, मुझे मेरे साथ इसने जानबूझ के इन्होंने गलत ऑर्डर पास किए हैं, चाहे वो टेरियन वाला ऑर्डर हो, वहाँ से वेबसाइट से गायब किया जाए, चाहे 9 मई की गिरफ्तारी हो, चाहे कोई और ऑर्डर जो रिमांड वाला हो इस केस के अंदर ही। तो लिहाजा मुझे इनसे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, तो इससे केस ट्रांसफर करके फैसला करवाया जाए। और वो कह रहे थे कि मुझे ये नहीं है, सारी जिंदगी बेशक जेल में रखें, मैं तैयार हूँ, लेकिन जो करवा रहे हैं वो भी मुझे पता है, और मैं किसी तरह से डरा हुआ नहीं। मेहतर साहब, आपसे 2-3 छोटी-छोटी सी बातें पूछना चाहता हूँ। आज जब आपकी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने कैदियों के कपड़े पहने हुए थे या उन्होंने प्राइवेट ड्रेस पहना हुआ था? एक तो ये बात है। दूसरा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है उससे जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमने खान साहब को ये बात कही है कि हफ्ते में 4 दफा 20-20 मिनट की टेलीफोनिक उनको परमिशन दे रहे हैं, और उनको कह दिया गया है कि आप हमें टेलीफोन नंबर फराहम करें, हम 4 दफा हफ्ते में 20 मिनट की बात आपको करवाने को तैयार है। और क्या फॉर्म का गद्दा है या नहीं है, और कौन सी उनको सहूलत मिली हुई है, बी क्लास है या सी क्लास है? ये 3-4 छोटी छोटी बातें मेहरबानी फरमा दें। देखिए, हमें ये पहले भी इतला मिली थी कि उन्हें बी क्लास दी गई है, लेकिन वहाँ पर कोई बी क्लास नहीं है, सी क्लास में रखा गया है, और वहाँ पर सिर्फ पंखा है, ये सहूलत है, या खाना मिल जाता है जो दाल बनी होती है। कोई वहाँ पर और सहूलत नहीं है, जो कि साबका वज़ीर आज़म के कानून के मुताबिक उसका एक राइट है कि, और वो राइट उनको नहीं दिया जा रहा। बाकी रह गई बात करवाने के हवाले से बात, तो बात जब करवाएंगे तब पता चलेगा कि वाकई ही बात करवा दी है। अभी तक तो सिर्फ अफवाहें हैं और सिर्फ वो ज़बानी कलामी कह रहे हैं। जब हम मेरे पास वो आए उस वक्त वो ट्रैक सूट में थे। घंटा जो टाइम लगाया गया शायद वो चेंज इसलिए करवाया गया कि मैं बाहर जाके बताऊं कि वो ट्रैक सूट में थे, वो किस हालत में थे। वहाँ पर जो पोजीशन उनकी अंदर थी, जो मेरे साथ मिले हैं, वो बिल्कुल फ्रेश थे, मेरे साथ बिल्कुल हंस के बातें करते रहे, और जैसे ज़मान पार्क में उनसे मुलाकात होती थी या कोर्ट के अंदर जब बातें होती थी, सेम वही उनकी पोजीशन। और एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कब बाहर आ रहा हूँ, एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जल्दी क्यों, लेट क्यों हो रहा है, क्या पोजीशन है, क्या होगा नेक्स्ट। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जाके बताएं कि ये मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ,
और मैं सारी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए डरना नहीं है। अच्छा, और ये बताएं कि आपको कब तक उम्मीद है कि कोई रेमेडी हो जाएगी, एक हफ्ते तक, या जो अगर आप अगर ये फैसला ओवरटर्न होता है तो? देखिए, जो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में ये फ़ैसला हो जाएगा। हमने एप्लीकेशन बाकायदा एक्सेस के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से एप्लीकेशन इनको भी दे दी है सुपरिटेंडेंट साहब को, और हमने एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर भी फ़ाइल कर दी है कि उनकी फैमिली के हवाले से उन्होंने कहा है कि बीबी मुझसे मिलें, तो वो भी हमने वहाँ पर पुट कर दिया है लॉयर्स के हवाले से। और पॉलिटिशियन में जिनमें शाह महमूद कुरैशी और रऊफ़ साहब, शिबली फराज साहब, इन सब के 8-10 लोगों के नाम हमने दिए हैं जो खान साहब से मिल सकें। तो इस वक्त की ये पोजीशन है जी वहाँ पर, और इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला इस पटिशन की हद तक किसी न किसी तरफ लग जाएगा। नहीं हैदर साहब, जो बज़ाहिर आपने बताई है कि खान साहब इस वक्त बहुत हौसले में हैं और बड़े पुरुमीद हैं, आपको ये भी लग रहा है कि उनको नैब भी शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? और उन्होंने क्या बताया कि कौन सी क्लास है, बी है या सी है? क्योंकि हमें प्रेजेंट डिपार्टमेंट बार बार ये कह रहा है कि उनको बी क्लास की सहूलत दी हुई है। जनाब, मैंने बार बार तसल्ली की है। मैं जिस कमरे के अंदर बैठा हुआ था वो यूं समझ लें कि 12/16 इतना कमरा होगा जिसमें मैं बैठा हुआ था। और मैंने जब उनसे पूछा कि कमरे का साइज क्या है सर, तो उन्होंने ये कहा है कि कमरे का जो साइज है इससे आधा है। तो फिर वो मेरा ख्याल में तो 6 यही बनता है, 16 हो 6 8, ये 10-11 यूं ही बनता है। तो अगर इससे आधा हो, जहाँ पर जा नमाज बिछाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो कैसी बी क्लास है? बी क्लास में अलहदा वाशरूम होता है। यूं थोड़ी होता है कि आपका जो शावर है वो भी काम नहीं कर रहा। यूं थोड़ी होता है कि वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ और जो है कीड़े हैं। यूं थोड़ी होता है कि वहाँ पर बारिश होती है और कमरे के अंदर जो है बारिश का पानी और बारिश वहाँ पर उधर पहुँचती है, उनके ऊपर बारिश गिरती है। यूं थोड़ी होता है। तो कोई बी क्लास नहीं है। उन्होंने बिल्कुल, मैंने बार बार पूछा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ए क्लास के लिए आप दरख्वास्त दो। उन्होंने सिंपल ये कहा, जब मैंने पूछा है तो उन्होंने ये बताया कि ये पोजीशन है। उन्होंने खुद से नहीं कहा, मैंने खुद पूछा है कि क्या पोजीशन है, क्योंकि हमने दरख्वास्त दी, हमें पता चला था कि वो रात को हमें पता चला था कि वो इस सेल में है, और रात को ही हमें तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी मुख्तलिफ ज़राए से कि वहाँ पर ये पोजीशन। तो आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में अगर ये फैसला आ जाता है या जमानत हो जाती है तो वो खान साहब के बाहर आने की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। ठीक। और इसके अलावा भी जो केसेस तो और भी बहुत से हैं, और जो भट्ट साहब भी पूछ रहे थे कि नैब में तो कोई उनकी पेशी वगैरह इस हवाले से फ़िलहाल स्केड्यूल नहीं हुई। देखिए, 9 तारीख को 10 तारीख को नैब के अंदर है, 9 तारीख को भी उनकी बेल्स हैं, 8 तारीख को भी उनकी बेल्स हैं, 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला उनका क्वेटा वाला लगा हुआ है। तो उसके ऊपर हम जिस केस के अंदर एग्जेम्पशन हो सकी, जिस केस के अंदर तलबी हो सकी, वहाँ पर करवाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन केसेस में, ताकि ज़मानतें जो रह गई हैं वो कंफर्म हों और उन केसेस में हम प्रोसीड कर सकें। नॉन प्रोसिक्यूशन कभी भी हम खारिज करने के लिए उसके ऊपर ज़रा भी रिस्क नहीं लेंगे, पूरी एफर्ट करेंगे। और उनको भी बताया है कि नॉन जो है वो प्रोसिक्यूशन हम कभी खारिज नहीं करवाएंगे। इंशाल्लाह इसके अंदर पूरा जो है वो हम पूरी जो है वो प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पेश हों ताकि ये ज़मानतें कंफर्म हो जाएंगी। तो नहीं मैदर साहब, आप इस लीगल टीम में और भी साथी हैं आपके साथ? बिल्कुल जी हैं। ख्वाजा हारिस साहब हैं जो मेन लीडिंग काउंसिल हैं एक केस के अंदर। इसके साथ सलमान सफदर साहब हैं जो कि मुख्तलिफ ATC के केसेस और उनके अंदर हैं। इस तरह बैरिस्टर गौर साहब हैं जो कि इलेक्शन कमीशन और ख्वाजा साहब को भी असिस्ट और मुख्तलिफ। तो उनको मुलाकात के लिए नहीं है, उन्होंने नहीं अप्लाई किया था कि उन्होंने मुलाकात, या इस पर्टिकुलर केस में चूंकि आप हैं तो इसलिए? जी, इसमें गुजारिश ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बार बार कहा गया कि एक बंदे को इजाज़त है, और मैं ही मुसलसल, क्योंकि मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ लीगल अफेयर्स का, और मैं उनका जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी मेरे पास है उनका, और इसके साथ साथ मैंने ही कांटेक्ट किया हुआ था सबसे। नहीं सर, जरा कताकामी की माजरत चाहता हूँ, टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है। एक छोटा सा मैं बात पूछना चाहूंगा, जब सजा हो जाती है तो क्या बाकी तमाम केसेस में आपकी जो बेल होती है वो रिजेक्ट खत्म हो गई है? उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? जब सजा हो जाती है तो बाकी केसेस के अंदर बेल कैसे खत्म हो सकती है? आप बाकी केसेस के अंदर आपको पेश किया जाएगा उस केस के अंदर, उस केस की हद तक प्रोसीडिंग स्टार्ट रहेंगी,
जिनमें बेल हो गई है वो तो डेफिनेटली ट्रायल के ऊपर चला गया, और वो जो ट्रायल के ऊपर जिस वक्त ट्रायल कोर्ट को चाहिए होगा वो बुलाएंगे। यूं तो नहीं हो सकता कि एक केस के अंदर सजा हुई है तो आप बाकी, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इनको यहां से नैब कोर्ट भी शिफ्ट किया जा सकता है? नैब कोर्ट के अंदर यहाँ से शिफ्ट तब किया जा सकता है जब कोर्ट नहीं, आप नैब, वो आप कहेंगे नैब वाले केस के अंदर जेल में। नैब कोर्ट बेसिकली एक कोर्ट है। कोर्ट के अंदर अगर पेश होना है तो सिर्फ और सिर्फ बेल की हद तक पेश होना है। कोर्ट के अंदर कोई खाना नहीं है कि वहां पर कोई सजा के लिए पेश होना है, वो सिर्फ बेल की हद तक हाजिरी है आपकी, कि आपकी मौजूदगी में बहस होगी। नैब कस्टडी की मैं सवाल करना चाह रहा हूं, नैब कस्टडी में लिया जा सकता है या नहीं? नैब कस्टडी में तब लिया जा सकता है जब नैब के अंदर अगर नोटिस आता है तो नैब खुद वहां पर ले जाएगी इंट्रोगेशन करने के लिए, और बेल जब कैंसिल होगी तो तब उस केस के अंदर गिरफ्तारी होगी। अदरवाइज नैब की कस्टडी में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी बेल कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जी बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब। ये है कि जो उनके लीगल राइट्स हैं, किसी के भी कोई भी कॉन्विक्ट हो, गलत हुआ है सही हुआ है तो ये तो बाद में तारीख देखेगी या सुपीरियर कोर्ट्स देखेगी, मगर कम से कम जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसको, और हमें आपको हमें याद है कि मियाँ साहब किस तरह रहे थे, अपनी कैद उन्होंने किस तरह काटी थी, और वो क्या वहाँ उनके अंदर फैसिलिटीज़ थी, खाना भी बाहर से जा रहा था और वो सब कुछ था। अगर वो नहीं भी है तो बहरहाल हर इंसान के साथ यहाँ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, कल फिर खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।